एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर अमित एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी 1 अप्रैल 2010 का ये क्वेश्चन था। प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज बजट। ये एज़ पर NEP 2020 जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से आपके 4 मैंडेटरी हो गए पार्ट 1 में। लेकिन ये जो सब्जेक्ट था ये पहले भी था और ये अभी भी है। इसका नाम चेंज कर दिया, पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, अब इसको एडवांस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर दिया। पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड किए हैं वो भी रिलेटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप रेफ़र करेंगे, वो भी आपको सिलेबस को कवर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये लेक्चर 2 इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एज़ पर NEP के हिसाब से जो हम लोग नए वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने मिल जाए कि कौन कौन से नए नए क्वेश्चन, अच्छे एडवांस क्वेश्चन हम लोग ने मैंडेटरी 1 में अप्रैल मतलब सॉल्व किए हैं, जिससे आपको पता चल सके जो पुराने वीडियो हैं वो कौन से हैं और नए वीडियो जो है वो कौन से हैं, ये पता चल जाए। तो ये सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम लोग करेंगे कि अप्रैल 2010, क्योंकि पोर्शन सेम था तो अप्रैल 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसका जो आस्किंग था कि भाई प्रोडक्शन एंड परचेज बजट बनाना है, तो आज इसी क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोडक्शन एंड परचेज बजट बनता कैसे है। ठीक है, तो लॉजिकली देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का एस्टिमेटेड सेल्स दिया है एंडिंग ऑन 30 नवंबर 2014। फिर इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो 8 मंथ्स का, अप्रैल मई जून जुलाई से लेके नवंबर तक का, कि भाई एस्टिमेटेड सेल्स जो है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ गया है, ये रुपीज़ नहीं है, ये यूनिट्स है, तो ये रुपीज़ मत लेना आप। ठीक है, ये 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 12,000 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये रुपीज़ का साइन नहीं लेना है। फिर इसमें दिया एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी द कंपनी मेंटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलोज। एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक आइटम और उसका फिनिश गुड्स जो भी होगा उसका जो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ का जो एस्टिमेटेड सेल्स होगा उसका 50% लेने का, तब जाके आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का सेल्स लेने का, सेल्स का 50% लेने का, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन सिंपल है। सेकेंड पार्ट दिया है रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का आइटम कैसे लेने का, कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ में जितना भी कंजम्पशन होगा वो आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, आगे देखो दिया है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जैसे यहाँ पे आपका 12,000 यूनिट था, बराबर है। अब 12,000 यूनिट है तो 2 रुपये के हिसाब से कितना 24,000 किलो यूज़ होगा। और 1 kg का प्राइस कितना है 5 रुपये, तो 5 रुपये पर kg का है। अब इसी के बेसिस पे आपको क्या बनाना है कि भाई प्रोडक्शन बजट बनाओ और दूसरा रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाओ फॉर द हाफ ईयर एंडिंग। देखो 30 सितंबर हम लोग को यहाँ तक का बनाना है, बराबर है, यहाँ तक का बनाना है 30 सितंबर। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन नहीं है, ये आपकी यूनिट्स है। तो ये यूनिट्स हम लोग कन्वर्ट कर दिए। एक 12,000 है, देन यू हैव 14,000, देन यू हैव अगेन 12,000। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको क्या बनाना है, प्रोडक्शन एंड मटेरियल परचेज बजट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन देखेंगे और फिर मटेरियल परचेज बजट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है लेकिन ट्रिकी लगेगा आपको। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लॉजिकली बताया है कि कैसे लॉजिक से इसको याद रखना है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन क्या होता है, कितना आपने मैन्युफैक्चर किया। प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट मैन्युफैक्चर, कितना आपने प्रोडक्ट बनाया, तो उसका बजट बनाना है। और किस बेसिस पे बनाना है, ये सेल्स दिया है और 2 एडजस्टमेंट दिए हैं। तो देखो इसका फॉर्मेट मैं पहले बनाऊंगा फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऊपर
ठीक है, प्रोडक्शन बजट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2023। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है मंथ, जो ये मंथ यहाँ पे दिए हैं तो सब मंथ लिखना है। बनाना अपने को सितंबर तक का है, लेकिन डेटा 2 महीने का एक्स्ट्रा दिया है तो लिख लेने का। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पूरे मंथ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा मंथ लिख लिया, अप्रैल से लेके नवंबर तक का। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सेल्स, इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, इसके बाद लिखेंगे हम लोग ओपनिंग, और लास्ट में आएगा प्रोडक्शन। ठीक है, इसको फिल कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो यही सीक्वेंस क्यों लिखा। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन। कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब जो आपने चीज़ बना के रखी है फैक्ट्री में, बराबर है। तो कैसे पता चलेगा, आपको इनडायरेक्टली निकालना है। तो आपने जो चीज़ फैक्ट्री में बना के रखी है उसको सेल्स किया होगा कि नहीं किया होगा। उसी सेल्स में से जितना समझो 100 यूनिट बनाया होगा तो 100 सेल्स नहीं हुआ होगा, कुछ बच गया होगा, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो हम लोग मतलब ये जो सेल्स का यूनिट है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है, ये आपका प्रोडक्शन में से ही है। प्रोडक्शन करेंगे तभी तो सेल्स होगा, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके फैक्ट्री में पहले से ये मंथ के प्रोडक्शन में पहले से लास्ट मंथ का कोई प्रोडक्शन बचा हो जिसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, वो भी होगा। तो हमें ये ओपनिंग बैलेंस को लेना नहीं है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। इसलिए देखो यहाँ पे दिया है सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बराबर है। फिर से एक बार बताता हूँ, फिर दूसरा लॉजिक बताऊंगा। सेल्स दिया है, सेल्स कब करोगे, जब प्रोडक्शन होगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब माल जो बच जाएगा वो कब बचेगा, जब आपने प्रोडक्शन किया होगा, तभी तो माल बचा होगा ना, कि पूरा बिका नहीं है, राइट। लेकिन ओपनिंग ऐसा बैलेंस है जो अभी के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, तो इसका तो कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सेल्स हम लोग ने किया, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। अब बोलेंगे सर ओपनिंग क्यों माइनस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सेल्स के टाइम पे कुछ यूनिट प्रोडक्शन में से बिकी हो और कुछ यूनिट लास्ट मंथ के बैलेंस में से बिकी हो, इसीलिए ओपनिंग को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो ये पहला लॉजिक है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ये नहीं समझ में आता है, एकदम सिंपल है। देखो ट्रेडिंग बनाया था आपने, ये दूसरा लॉजिक है, ये ट्रेडिंग था। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, सेल्स, यहाँ पे क्या लिखते थे, क्लोजिंग, यहाँ पे क्या लिखते थे, ओपनिंग, बराबर है। और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, परचेज। परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज करोगे तभी तो आपका प्रोडक्शन होगा ना, तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्शन, बराबर है। तो क्या किया यहाँ पे, जितना भी सेल्स है, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है, जितना भी ओपनिंग है, मतलब इन दोनों को ऐड किया तभी जाके सेल्स हुआ और माल बचा ना। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग को निकालना है ये, तो हम लोग ने ये दोनों को ऐड किया और उसमें से ओपनिंग को माइनस किया, तो प्रोडक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हम लोग 12th में करते थे, सेल्स और क्लोजिंग, इसमें से ओपनिंग जाएगा तो परचेज या प्रोडक्शन बचेगा। तो प्रोडक्शन इस तरीके से निकाला। तो दो तरीका आपको बता दिया है, आपको जो फॉलो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स तो यूनिट दिया है सबका, ये देखो, बराबर है। तो ये हम लोग पूरा ले लेंगे यहाँ तक। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है, यहाँ पे दिया है 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो सेल्स का नेक्स्ट मंथ का सेल लेने का, उसका 50% लेने का, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो नेक्स्ट मंथ का सेल है 13,000 यूनिट, तो अभी ये 12,000 है, मतलब अप्रैल का 12 है, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट मंथ का 50% लेना है, यहीं दिया है ना, 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के सेल का 50%। तो नेक्स्ट मंथ का सेल कितना है, 13,000, तो 13,000 का 50% कितना आएगा, तो 13,000 डिवाइड बाई 2 या 50% लेंगे तो भी चल जाएगा। देखो 13,000 इंटू 50%, आगे कि नहीं आ गया। अब इसी को ड्रैग कर लेंगे, बराबर है। तो इसको ड्रैग करेंगे, जितना भी यूज़ होता है कर लेने का। तो इसका आएगा, तो ये वाला ये इससे रिलेटेड होगा, 9 का 4.5, 8 का 4,000, 10,000 का 5,000, 12 का 6,000, 14 का 7,000, 12 का 6,000। आ रही बात समझ में। हम लोग को सिर्फ 30 सितंबर तक का बनाना है, तो जितना डेटा यूज़ होता कर दो और उसको फिर ऐसे हाईलाइट कर देने का। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लाइनिंग की है, ये सितंबर तक का करना है, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक का कोई डेटा नहीं दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, सब ओपनिंग का दिया ही नहीं है। अब ओपनिंग कैसे निकालने का, तो आपको पता है ना, अगर अप्रैल का क्लोजिंग है तो मई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। देखो आ गया। अगर मई का 4,500 क्लोजिंग है तो जून का
4,500 ओपनिंग आ जाएगा। 4,000 जून का है तो जुलाई का ओपनिंग, 5,000 जुलाई का है तो अगस्त का ओपनिंग, 7,000 है तो 6,000 है अगस्त का तो सितंबर का, और 7,000 है सितंबर का तो अक्टूबर का, और अक्टूबर का है तो नवंबर का। ऐसा हो गया। लेकिन अभी एक ओपनिंग यहाँ पे नहीं आया। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग के पास मार्च का डेटा होना चाहिए था, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। अब हम लोग को ओपनिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक इन्हीं तीन चीज़ में से घूमना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे अगर मैं मार्च लिखूँ, बराबर है, ये मार्च है तो मार्च में सेल्स तो दिया नहीं है क्योंकि अपने पास अप्रैल से डेटा है, तो सेल्स तो नहीं दिया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल सकते ना, क्योंकि बोला 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो नेक्स्ट मंथ का सेल दिया 12,000, तो 12,000 का क्लोजिंग कितना आएगा, 6,000। अगर ये 6,000 मार्च का क्लोजिंग है तो अप्रैल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा कि नहीं? देखो 6,000 6,000, बराबर है। सेल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और अपना ओपनिंग भी आ गया। अब जैसे ये डेटा आएगा तो सिर्फ हाईलाइट करने का अप्रैल तक का, अब इसको एडलेस कर देने का। मैं इसको येलो को हटा देता हूँ, ठीक है। अब इन तीन कॉलम को लेना है, 12,000 प्लस 6,500 माइनस 6,000, तो आपको आंसर मिलेगा 12,500। 13,000 प्लस 4.5 माइनस 6.5, तो कितना आएगा 11,000। 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 4,500, तो 8,500 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? 8,000 प्लस 5,000 13, 13 माइनस 4 9,000। 10,000 प्लस 6 16, 16 माइनस 5 11। 12 प्लस 7 19, 19 माइनस 6 13। आ गया। इसको भी करना है तो कर लो, लेकिन हम लोग को डेटा सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक का ही चाहिए, तो इसको हाईलाइट करके रखने का, बराबर है, यस और नो। इन सब को टोटल मारो, जो लास्ट में आंसर आएगा ये आपका टोटल हो जाएगा 65,000 प्रोडक्शन हो गया यूनिट्स का। ये आपका प्रोडक्शन बजट बन के तैयार है कि नहीं? सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया, यस। अब हम निकालेंगे इसी बेस पे परचेज बजट। तो नेक्स्ट हम लोग ने देखो हेडिंग लिख ली है, इसको कर देते ऊपर परचेज बजट। अब परचेज बजट कैसे निकलेगा कि कौन सा परचेज बजट, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे ना, तो वो कैसे, रॉ मटेरियल कितना परचेज करते हो, तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना करोगे, बराबर है। तो सबसे पहला कॉलम आपको लिखना है मंथ्स, और पूरा डेटा लिख लेना है नवंबर तक का। अपना हाईलाइट कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सितंबर तक का, क्योंकि हम लोग को सिर्फ सितंबर का बनाना है। अब देखो रॉ मटेरियल कब परचेज करोगे तो कितना कच्चे माल की ज़रूरत रहेगी, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ना। तो प्रोडक्शन तो निकाला ना अभी, तो कितना प्रोडक्शन निकाला, ये देखो ये निकाल दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे आएगा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसका भी देखो कॉलम है 13,000 आता है, तो इसलिए इसको 13,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग को तो सिर्फ इतने की ज़रूरत है, ये वाले कॉलम की बस इतना है ना। तो प्रोडक्शन आ गया। अब प्रोडक्शन आ गया तो हम लोग को मटेरियल को परचेज़ करना है। तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि 12,500 यूनिट प्रोडक्शन किया। अब इसमें रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, तो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना था, तो रॉ मटेरियल बोला था 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 5 रुपीज़। तो सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा, कंजम्पशन लिखूंगा कि भाई 2 किलो के हिसाब से, क्योंकि परचेज बनाना ना, परचेज बजट। तो कितना परचेज करेंगे, तो पहले देखने का कितना परचेज रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो 12,500 यूनिट बनानी है तो एक यूनिट को 2 किलो लगता है, तो कितना हो जाएगा 25,000। 11 को बनाना है तो 22,000। 8,500 यूनिट बनानी है तो उसका डबल 17,000। 9 को बनाना है तो 18, 11 को 22, 13 को 26, ये आ जाएगा, बराबर है। अब क्या करना पड़ेगा, हम ये पता चल गया, इसको अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹5 से, तब जाके हम लोग का परचेज बजट बन जाएगा। क्योंकि 5 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहे हो ना रॉ मटेरियल को, लेकिन एक एडजस्टमेंट दे दिया है, देखो ये जो रॉ मटेरियल है ये एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट मंथ होता है। मतलब जो भी मंथ रहेगा ना, अप्रैल है तो मई का लेने का, मई है तो जून का लेने का। तो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है मटेरियल का एस्टिमेटेड कंजम्पशन फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो ये 25,000 है, तो ये 25,000 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा 22,000। देखो आया, क्यों,
ये बोला नेक्स्ट मंथ रॉ मटेरियल का जो भी रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट मंथ के कंजम्पशन पे है, तो नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन कितना है 22,000 है, आगे कितने आ गया, फिर 17,000 है, नेक्स्ट में 17 आ जाएगा, फिर 18 है, फिर 22 अगेन, फिर 26,000 है, फिर अगेन 26,000 है। देखो आया ना, इसलिए मैंने बोला था जितना डेटा है पूरा लिखने का, क्योंकि वो सब यूज़ होता है। तो इतने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो क्या किया, सीधा प्रोडक्शन निकाला, प्रोडक्शन में कितनी यूनिट का है उसको केजी से मल्टीप्लाई किया तो इतने केजी, लेकिन बोलता है कि रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो नेक्स्ट मंथ का लेने का। तो कंजम्पशन हम लोग का करंट मंथ का दिया है, हम लोग को नेक्स्ट मंथ का लेना है, तो हम लोग जिगजैग करके लेंगे। तो 25,000 नहीं लेंगे, नेक्स्ट मंथ है 22, तो अप्रैल का मई का कंजम्पशन है 22, तो वो अप्रैल में चला जाएगा, जून का कंजम्पशन मई में चला जाएगा, जुलाई का कंजम्पशन जून में चला जाएगा, एक महीना पीछे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बोला है। बराबर है, यस और नो। अब क्या करना है, यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट लिखना है 5 रुपया, इतने का रिक्वायरमेंट है, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये देखो 1,10,000, 17,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 85,000, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 22 को 5 से अगेन 1,10,000, 26 को 5 से इतना, 26 को 5 से इतना, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब को टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा ये। इसी को हाईलाइट कर देने का, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। 6,55,000 का आपका परचेज बजट बन गया, प्रोडक्शन यूनिट 65,000। समझ में आया? तो इस हिसाब से परचेज और प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। ये आया था क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्वेश्चन, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया एक स्क्रीन पे। तो ये पूरा क्वेश्चन आया था 2010 में। तो इम्पॉर्टेंट है, चांसेस है कि जो बोर्ड में आया वो रिपीट हो जाए, तो इसको आप गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके अंदर प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और अभी जो स्टार्ट किया है लेक्चर सीरीज़, वो सब का सब डिटेल दिया रहेगा। तो आप वहाँ जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।